आज के न्यूज़पेपर की शुरुआत हम करेंगे भारत और नेपाल रिलेशनशिप से। सबसे पहले हम देख लेंगे नेपाल के नक्शे को। पिक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ पर नेपाल का नक्शा बताया गया है। एकदम डार्क कलर यहाँ पर पर्वत को बताता है, जैसे कि हिमालय पर्वत पूरा कंटिन्यू ये इस प्रकार से फैला हुआ है। मतलब कि ये यदि इसका पूरब है तो ये इसका पश्चिमी हो जाएगा। पूरब से पश्चिम तक इस प्रकार से ये हिमालय नेपाल में फैला हुआ है। कुछ कुछ नेशनल पार्क हैं, कुछ कुछ रिवर हैं यहाँ पर दर्शाई गई हैं, जैसे कि रेरा नेशनल पार्क। ये किस तरफ पड़ेगा? ये पड़ेगा हिमाचल प्रदेश की तरफ में। यदि हम जाएंगे या उत्तराखंड की तरफ जाते हैं, मतलब कि ये पड़ेगा पश्चिम की तरफ से। इसके बाद से पोकसुंडू नेशनल पार्क है। ये एकदम बॉर्डर में पड़ जाता है तिब्बत के, मतलब जिसको आजकल चाइना ने कब्जा कर लिया है। अन्नपूर्णा चोटी है। फिर इसके बाद माउंट एवरेस्ट है, जो कि सबसे ऊंची चोटी है, 8,848 मीटर, है ना। इसी के पास में है सागर माथा नेशनल पार्क। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नेपाल को नहीं देख रहे हैं, हम केवल समझने की कोशिश करेंगे भारत और नेपाल के रिश्तों के बारे में। नेपाल विश्व का 45वें नंबर का सबसे बड़ा कंट्री माना जाता है वर्ल्ड में, ठीक है, विथ ए पॉपुलेशन ऑफ 29 मिलियन पीपुल। 29 मिलियन पीपुल यहाँ की जनसंख्या है। 10 इफ़ ओनली फॉर इट्स साइज, न केवल साइज बल्कि नेपाल इज़ टू बिग ए नेशन स्टेट टू बी ए वैसल। जनसंख्या भी, एरिया भी, ठीक है, दोनों दृष्टि से नेपाल महत्वपूर्ण हो जाता है। नेपाल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं तो जो रिलेशन है इंडिया और नेपाल के बीच में, इतिहास में आप एकदम पीछे चले जाइए। जब गौतम बुद्ध हुआ करते थे, साके क्लान हुआ करते थे। क्लान यहाँ का मतलब यहाँ पर कबीला बताया गया है। तो नेपाल जो है किसके रूल में था? यहाँ पर आदिवासी लोग, कबीले लोग राज करते थे। एंड ओनली विद द कमिंग ऑफ लिच्छवी रूल इन नेपाल डिड इट्स फ्यूडल एरा ट्रूली बिगन। और असली यहाँ पर शासन चालू होता है लिच्छवी लोगों के राज करने से, नहीं तो इसके पहले यहाँ पर ट्राइबल लोगों का राज हुआ करता था। 750 से लेकर के 1750 एडी पीरियड सॉ ए शिफ्ट फ्रॉम बुद्धिज्म टू हिंदुइज्म। शुरू में यहाँ पर बौद्ध धर्म ज़्यादा चला, लेकिन 750 से 1750 एडी पीरियड में एनो डोमिनी में क्या होता है, हमें शिफ्ट देखने को मिलता है बुद्धिज्म से हिंदुइज्म इन नेपाल एंड विटनेस्ड वाइड स्प्रेड कल्चरल डिफ्यूजन। और यहीं से फिर कल्चर का आपस में क्या होता है, लेन देन होता है। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म आपस में दोनों की संस्कृति जुड़ जाती है। अलग अलग परिप्रेक्ष्य में यदि हम रिलेशन को देखें तो पहला हम देखेंगे डिप्लोमेटिक रिलेशंस। इंडिया नेपाल रिलेशंस वर फाउंडेड ऑन द एज ओल्ड कनेक्शन ऑफ हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशन एंड रिलीजन। बहुत पुराने संबंध रहे हैं हमारे नेपाल के साथ में। द टू कंट्रीज इस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन ऑन 17 जून 1947। दोनों देशों ने अपने बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन चालू करे थे 17 जून 1947 से। इंडिया की पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट, ठीक है, सबसे पहले इंडिया देखेगा अपने नेबरहुड को। इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी सिग्निफाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडो नेपाल रिलेशन। और यहीं से हमें इंडो नेपाल रिलेशन की खासियत पता चलती है। पॉलिटिक रिलेशन की बात करें, द फ्रीक्वेंट हाई लेवल विजिट बाय द लीडर्स ऑफ टू कंट्रीज एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम एंड द इंटरेक्शन कॉन्स्टिट्यूट द हॉलमार्क ऑफ द टाइज बिटवीन टू कंट्रीज। दोनों देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो आप आते जाते रहते हैं, ठीक है, जैसे कि वहाँ की प्राइम मिनिस्टर अपने इंडिया आती हैं, अपने यहाँ के प्राइम मिनिस्टर नेपाल जाते हैं, तो इससे जो पॉलिटिकल रिलेशन होता है और भी ज़्यादा मजबूत होते जाता है। इकोनॉमिक रिलेशन देख लेते हैं। इंडिया इज़ नेपाल्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इंडिया नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर माना जाता है।
फॉलोइंग द मैसिव अर्थक्वेक इन नेपाल 2015, इंडिया प्रॉम्प्टली ऑफर्ड हेल्पिंग हैंड। जब 2015 में नेपाल में अर्थक्वेक आया था तो उस टाइम में इंडिया ने नेपाल की हेल्प करी थी। बताया जा रहा है नेपाल हैज़ एस्केलेटिंग ट्रेड डेफिसिट विद इंडिया। ट्रेड के मामले में नेपाल हमसे आयात ज़्यादा करता है और निर्यात कम करता है, यही यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट के बारे में बताया जाता है। नेपाल एंड इंडिया हैव कंक्लूडेड बायलैटरल ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट। कई सारी संधियाँ की हैं उन्होंने, जैसे कि बायलैटरल ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट, ट्रीटी ऑफ ट्रेड, इसके अलावा एग्रीमेंट ऑफ कोऑपरेशन टू कंट्रोल अनऑथोराइज्ड ट्रेड। ये 2-3 मेन संधियाँ हैं जो कि भारत और नेपाल के बीच में चल रही हैं। अब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नेपाल्स रिकंस्ट्रक्शन 2015 की बात हम करें, ठीक है, तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था ये, 2015 में आयोजित हुआ था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लेज्ड ग्रांट्स एंड सॉफ्ट लोन्स। उस टाइम में इंडिया ने कहा था कि हम आपको कुछ ग्रांट देंगे, मदद देंगे, इसके अलावा कुछ सॉफ्ट लोन भी प्रोवाइड करेंगे। कनेक्टिविटी की बात करें तो 1950 में ट्रीटी हुई थी, 1950 ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950 में। इसको लाया गया था नेपाली अथॉरिटीज़ के द्वारा 1949 में, ताकि प्रोवाइड किया जा सके फॉर एन ओपन बॉर्डर एंड फॉर नेपाली नेशनल टू हैव द राइट टू वर्क इन इंडिया। वहाँ के बच्चे इंडिया में आकर के पढ़ाई कर सकें। इसके अलावा यदि वहाँ के लोग हमारे यहाँ पर आकर के काम करना चाहते हैं तो इसके लिए हमने ओपन बॉर्डर रखा था। द BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट MVA, इन विच नेपाल इज ए पार्टनर, विल परमिट द मेंबर स्टेट टू प्लाई देयर व्हीकल्स इन ईच अदर्स टेरिटरी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्गो एंड पैसेंजर। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि देखो, एक देश से दूसरे देश में यात्री लोग और जो कार्गो होते हैं, माल ढोने वाले जो जहाज़ होते हैं, उनकी आवाजाही एकदम फ्री हो सके, इसके लिए MVA BBIN मोटर वाहन समझौता हुआ था। अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ और न्यूज़ को देख लेते हैं। तो यहाँ पर न्यूज़ में कोई ख़ास बहुत बड़ा एग्रीमेंट तो निकल के सामने नहीं आया है। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल की विज़िट पर गए हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्गर इंडिया नेपाल टाइज ए मस्ट टू फेस इमर्जिंग चैलेंजेस, ऐसा PM का कहना है। इमर्जिंग जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको ख़त्म करने के लिए इंडिया और नेपाल की जो टाई है वो स्ट्रॉन्गर होना ज़रूरी है। यहाँ पर एक बात इम्पॉर्टेंट हो गई है जिसको हम देख लेते हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज इन द लुम्बिनी मोनास्टिक जोन, इसका यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज इन लुम्बिनी। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, द सेंटर विल बी ए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी वेलकमिंग पिलग्रिम्स एंड टूरिस्ट फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड टू एंजॉय द इसेंस ऑफ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। टूरिज्म को बढ़ावा देगा। इसके अलावा जो लोग बौद्ध धर्म में आस्था रखते हैं तो उसके लिए ये सेंटर बहुत बड़ा धर्म का केंद्र बनने वाला है। उसका नाम रखा गया है इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज। ये पड़ता है लुम्बिनी में। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखेंगे नेटो से रिलेटेड। तो नेटो के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आज हम देखने वाले हैं। कल ही हमने न्यूज़ देखे थे कि फिनलैंड नेटो में शामिल होना चाहता है और आज न्यूज़ आई है कि स्वीडन भी अब चाह रहा है कि वो अब नेटो में शामिल होगा और अपने आप को मजबूत स्थिति में खड़ा करेगा। इतिहास में जाएं तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में अमेरिका और रसिया दो महाशक्ति उभर कर सामने आई थी। एक था अमेरिका और दूसरा था रसिया, ठीक है। अब विश्व दो है, दो धड़ों में बट गया था। कोई लोग अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, कोई लोग रसिया की तरफ जा रहे हैं और
एक दूसरे को ये टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे, एक दूसरे से होड़ कर रहे थे, चाहे वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो, चाहे हथियार निर्माण के क्षेत्र में हो। ठीक इसी प्रकार से अमेरिका ने रसिया को काउंटर करने के लिए एक संगठन बनाया था, मिलिट्री ग्रुप बनाया था, जिसका नाम रखा गया था नेटो। शीत युद्ध ने अमेरिका और सोवियत रूस के बीच में खाई को और भी चौड़ा कर दिया था। एक देश ने दूसरे देश के मन में डर फैलाने की कोशिश करी। यूरोप को साम्यवाद के चंगुल से अमेरिका छुड़ाना चाहता था, इसीलिए उसने एक संगठन का निर्माण किया था जिसका नाम है नेटो। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन जिसको हम कहते हैं, इसका गठन किया गया था 1949 में। पहले 12 देश जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, ये मिलकर के इसमें भाग लिए। 1952 में ग्रीस आया, ग्रीस और तुर्की। 1955 में पश्चिमी जर्मनी इसका सदस्य बना था। एक फैक्ट यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नाटो के यदि किसी मेंबर देश पर हमला होता है तो इसका मतलब है कि पूरे नाटो पर हमला, और सब लोग फिर मिलकर के उस देश के खिलाफ लड़ेंगे। तो इसने रूस को चेतावनी दे दी थी कि यदि वो यूरोप या अमेरिका के किसी भी देश पर हमला करेगा तो अमेरिका उस प्रभावित देश की मदद करेगा। इस संगठन ने यूरोप और अमेरिका के सभी देशों को एक छतरी के नीचे एकजुट करने का भी प्रयास किया था। इसका उद्देश्य इन देशों की आर्थिक स्थिरता और सैन्य मोर्चे में भी उन्नति रही थी। तो न केवल हमें मिलिट्री बेस पे टारगेट करना है, इसके अलावा हमें इकोनॉमिक रूप से भी मजबूत बनना है, हमारी सेना को मजबूत बनाना है। लेकिन नेटो की कई तरीके से आलोचना की जाती है। विभिन्न इतिहासकारों का कहना है कि नाटो ने शीत युद्ध को और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया था। दूसरी बात कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों का पालन नहीं करता है। दूसरे ने इस पर उंगलियां उठाई। रसिया का कहना था कि नाटो की स्थापना केवल रूस को आतंकित करने के लिए की गई। तीसरी बात यह है कि विश्व शांति के लिए ये एक बाधा था। इसने जो मेंबर कंट्री हैं या फिर जो मेंबर नहीं भी बने हैं तो उसको मजबूर किया कि वे भी अपनी सेना को मजबूत करें। इससे न केवल शीत युद्ध को तेज़ किया गया बल्कि अमेरिका और रूस के बीच दुश्मनी को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिला था। एक दो फैक्ट और हैं जिनको हम देख लेते हैं। इसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जिसको हम बोलते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, और अभी वर्तमान में इसके 30 सदस्य देश बताए जाते हैं। आधिकारिक भाषा की बात करें तो अंग्रेजी और फ्रांसीसी है। नाटो के प्रतिनिधि मंडल की बात करें तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय बनाया गया है, जिसमें हर देश से एक लीडर शामिल होता है, ठीक है, जो उस देश का राजदूत होता है। महासचिव की बात करें तो महासचिव नाटो गठबंधन का सीज इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट होता है। महासचिव नाटो के मुख्य प्रवक्ता भी होते हैं और संगठन के अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों के हेड रहते हैं। इसके संरचना को समझने की कोशिश करते हैं। नेटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है, जो 4 अंग हैं इसके: परिषद, उप परिषद, प्रतिरक्षा समिति और सैनिक समिति। कौन कौन से हैं? परिषद है, फिर उप परिषद है, प्रतिरक्षा समिति और सैनिक समिति। परिषद ये नाटो का सबसे मुख्य और सर्वोच्च अंग माना जाता है। इसकी बैठक साल में एक बार होती है। इसका मुख्य उद्देश्य नाटो समझौता की मुख्य धाराओं को लागू करना है। उप परिषद ये नाटो देशों की कूटनीतिक प्रतिनिधियों की एक परिषद होती है। ये नॉर्मल हितों वाले विषयों पर विचार करता है। प्रतिरक्षा समिति, इसमें नाटो देशों के प्रतिरक्षा मंत्री शामिल होते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिरक्षा विषयों पर विचार विमर्श करना। एक सैनिक समिति है, ये सदस्य देशों के सेना अध्यक्ष से मिलकर बनी होती है। इसका प्रमुख कार्य है परिषद और प्रतिरक्षा समिति को सलाह देना। अब जिस प्रकार से यूक्रेन चाह रहा था कि हम नेटो की सदस्यता लें और फिर नेटो की जो सेना है रसिया की बॉर्डर पर आकर के खड़ी हो जाती, इससे फिर रसिया को हो जाती टेंशन, ठीक है। इसीलिए रसिया मना कर रहा था यूक्रेन को कि आप नेटो में शामिल मत होइए। अब ठीक जब स्वीडन और फिनलैंड भी तैयार हो गए हैं नेटो की सदस्यता लेने के लिए, तो रसिया की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है, प्रोवोक।
प्रवोक, ठीक है। प्रवोक का मतलब होता है टू काज ए पार्टिकुलर फीलिंग और रिएक्शन। रसिया अब क्या प्रोवोकेशन देगा, क्या रिएक्शन देगा, ठीक है, उकसाना, भड़काना। तो ये जो कार्यवाही है, ये कार्यवाही केवल रसिया को भड़काने का काम कर रही है, इससे हमें कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं है, बट द एक्सपांसल ऑफ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन आप जो मिलिट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करोगे वो हमें भड़काने का काम करेगा, ऐसा रसिया की तरफ से जवाब आया है। एक और न्यूज़ आई है ज्ञानवापी मॉस्क से रिलेटेड। तो इसमें बताया जाता है कि ज्ञानवापी का भी हाल है में जो सर्वे हुआ था ना, तो वहाँ पर एक शिवलिंग पाया गया है। अब इसको लेकर के हम देखते हैं कि आगे क्या बात सामने निकल कर के आती है। लेकिन मुसलमान लोगों का ये दावा है कि ये जो शिवलिंग नहीं है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं कास्ट सेंसस से रिलेटेड, ठीक है, जिसको हम भारत की जातिगत जनसंख्या गणना बोल सकते हैं। 2011 में लास्ट जनगणना हुई थी, उस टाइम में जातिगत जनगणना का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। इस बार कहा जा रहा है कि हम पार्टिकुलर जाति वाले लोगों के ऊपर क्या असर पड़ा है, वो योजना का लाभ ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, कितने वो पिछड़े हुए हैं, किन को कितना लाभ देना है, ये सारी चीज़ें यदि जातिगत जनगणना होती है तो इससे क्लियर हो जाएंगी। सरकार पार्टिकुलर जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर पैसा खर्च कर पाएगी, इसलिए जातिगत जनगणना ज़रूरी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर निगेटिव ये हो जाती है कि सरकार किसी पार्टिकुलर जाति या तबके को बढ़ाने की कोशिश करेगी वोट बैंक के हिसाब से, कि हमें यदि इससे वोट लेना है तो हम इसकी भलाई करते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो जाति की जो व्यवस्था है वो भारत का किस्मत ही समझ लीजिए आप। इसने देश को अपनी अपार क्षमता को साकार करने कभी नहीं कर पाया, साइंस में प्रगति नहीं कर पाया, टेक्नोलॉजी, ज्ञान, कला, खेल, आर्थिक समृद्धि के विषय में भारत को रोके रखा है इस जाति व्यवस्था ने। अध्ययन बताते हैं कि 94% विवाह ऐसे हैं जो सेम टू सेम कास्ट में ही हो रहे हैं। 90% जॉब्स ऐसी हैं जिसमें नीची जात के लोग काम कर रहे हैं, जबकि वहीं सफ़ेदपोश नौकरी की बात कर लें, वाइट कॉलर जॉब, आंकड़ा उल्टा हो जाता है। यहाँ पर ऊंची ऊंची जातियों के लोग ही आज बैठे। मीडिया, न्यायपालिका, उच्च शिक्षा, नौकरशाही या फिर कॉरपोरेट क्षेत्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से निर्णय लेने के लेवल पर जाति विविधता का ये परम अभाव इन संस्थानों और उनके प्रदर्शनों को कमज़ोर करते जा रहा है। तो जातिगत जनगणना आखिर चाहिए क्यों की जा रही, इसकी चर्चा क्यों की जाती? तो नीति के निर्माण सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता है। जाति आधारित जनगणना का उद्देश्य होता है केवल आरक्षण के मुद्दे तक सीमित नहीं है, ये वास्तव में उन व्यापक विषयों को या फिर उनके व्यवसाय को सामने लाने वाली है जिन विषयों पर किसी भी लोकतांत्रिक देश को ध्यान देने की ज़रूरत है, जो लोग छूट गए हैं, जिनके ऊपर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमारा संविधान भी कहता है कि जाति आधारित जनगणना आप आयोजित करिए। आर्टिकल 340 सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशाओं के बारे में आप पता लगाइए और गवर्नमेंट द्वारा इस दिशा में किए जा सकने वाले उपायों की सिफारिश संविधान किया है। इसके लिए एक आयोग की नियुक्ति भी सरकार कर सकती है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं मनरेगा से रिलेटेड, ठीक है। तो मनरेगा के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इसकी शुरुआत आखिर कब हुई थी, ठीक है। तो मनरेगा को इम्प्लीमेंट किया गया था नरेगा एक्ट 2005 के माध्यम से। ये एक आपको कानूनी गारंटी देता है। कानूनी गारंटी का मतलब ये है, आपको यदि कोई अधिकार दिया गया है, जैसे कि एक होते हैं आपके मौलिक अधिकार और एक होते हैं मौलिक कर्तव्य, ठीक है। अब मौलिक अधिकार के जिस हिसाब से कहा जाए, यदि आपका मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, कि हमारे अधिकारों का ये हनन हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा एक्ट होता है, कानून होता है, ये एक कानून के माध्यम से इसको लाया गया है।
ये आपको आपकी कमाई का कानूनी अधिकार देता है। कानूनी अधिकार देता है इसका मतलब है कि आपने यदि काम की डिमांड की है गांव में, नॉन स्किल्ड वर्कर यानी मेहनत मजदूर वाला जो काम रहता उसके लिए इस स्कीम चालू की गई थी, ताकि जो गांव के लोग हैं शहर की तरफ ना जा सकें। इसके अलावा गांव में कुएं खोदना, इसके अलावा तालाब बनाना, नहरें बनाना, ये सारी चीज़ें किए जा सकें, इससे लोगों को रोज़गार मिले। और दूसरी चीज़ जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं उसका निर्माण हो, ठीक है, इसके लिए भी इस स्कीम को लाया गया था। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है, ठीक है, 2 फरवरी 2006 को। कब हुई थी? 2 फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत हुई थी आंध्र प्रदेश के बांदावली ज़िले के अनंतपुर गांव से। शुरू में इसको नरेगा बोलते थे, नरेगा बोला जाता था, लेकिन 2009 में इसका नाम चेंज करके मनरेगा रखा गया। मनरेगा का मतलब है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, ठीक है। इसके नीति निर्माता थे ज्यां द्रेंज, बेल्जियम के अर्थशास्त्री रहे थे। शुरू में जब इसको हम चालू किए थे तो ये 27 राज्यों में चालू हुई थी। 27 राज्य आते थे और इसके 200 डिस्ट्रिक्ट में इसको चालू किया गया था। और ध्यान ये रखा गया था कि जो पिछड़े ज़िले हैं सबसे पहले उनको शामिल किया जाए। अप्रैल 2008 से ये 614 ज़िलों में लागू हो गई है। इसके अंतर्गत ग्राम रोजगार योजना और काम के लिए अनाज योजना का पहले एक स्कीम चलती थी, काम के बदले अनाज, उस स्कीम को इसमें मर्ज कर दिया गया। वहीं यदि इसके पैसों की लेकर के बात करें कि स्टेट गवर्नमेंट का कितना योगदान रहेगा, केंद्र सरकार का कितना योगदान रहेगा, तो 90 रुपये केंद्र सरकार मिलाएगी और 10 रुपये मिलाती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब 90:10 का रेशो रहता है इनका। इसमें 100 दिन का रोज़गार दिया जाता। अब इसमें स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है, वो इसको बढ़ा भी सकती है, वैसे बढ़ाने की ज़रूरत भी है, क्योंकि जिस हिसाब से काम की डिमांड होती है तो लगता है कि 100 दिन की मजदूरी काफ़ी नहीं है। यदि आपको काम की ज़रूरत है तो आप अपने सरपंच के पास जाइए, वहाँ पर जॉब कार्ड के लिए आप आवेदन लगा दीजिए, आप बोलिए कि हमें काम की ज़रूरत है। 15 दिन के भीतर में यदि आपको काम नहीं मिलता है तो आपको महंगाई भत्ता दिया जाएगा, ठीक है। बहुत सारी अच्छी बातें इसमें निर्धारित की गई, जैसे कि आपको 7 घंटे काम करना है, हफ्ते में 6 दिन ही काम करना है। कार्यस्थल में यदि आपकी मृत्यु हो जाती है या फिर स्थायी अपंगता आ जाती तो 25,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। कार्यस्थल यदि आपका जो वर्किंग प्लेस है आपके घर से 5 किलोमीटर की दूरी में अधिक है तो उसका भी आपको पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा, 10% एक्स्ट्रा मजदूरी मिलेगी। इसके अलावा महिलाओं को सशक्तिकरण की बात यहाँ पर की जाती है कि महिलाएं भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। 1/3 महिलाएं होना इसमें ज़रूरी है। न्यूज़ में बताया जाता है मनरेगा में जो नया सिस्टम आया है उसने मनरेगा की पेमेंट को डिले कर दिया। ये न्यूज़ हम देख रहे हैं साउथ वाले हिस्से में। केंद्र सरकार का जो लेटेस्ट मोबाइल मॉनिटरिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, इसी के चलते चलते केरल में टेक्निकल इशू देखने को मिल रहा है। और इसका परिणाम ये आ रहा है कि आपने मेहनत कर ली है, काम कर लिए हैं और आप पैसे के लिए चक्कर काट रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं कब पैसा आएगा अकाउंट में, कब आएगा। क्या अनिवार्य कर दिया केंद्र सरकार ने? नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, इसी के माध्यम से आपको पेमेंट होगी। किस स्कीम के लिए? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, विथआउट एड्रेसिंग वेरियस टेक्निकल इशू। और जबकि आपने जो टेक्निकल इशू था उसको ख़त्म करे ही नहीं है, इससे केरल के जो वर्कर हैं उनको पेमेंट में डिले हो गया है। आफ्टर द सिस्टम वाज मेड मैंडेटरी दिस वीक, रिपोर्ट हैव कम फ्रॉम मोस्ट डिस्ट्रिक्ट इन केरल रिगार्डिंग इनएबिलिटी टू प्रोसेस वेज पेमेंट, ठीक है। मतलब कि वेज पेमेंट को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं हम, ऐसी कई सारे ज़िलों से खबरें आई। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम नेसेसिटिंग फंड डिस्ट्रीब्यूबल through a single account for the state Manregas has also complicated matter. Official here say the union government has been implementing these changes unilaterally without studying practical issue on the ground. केंद्र सरकार अपने मन से अकेले ही ये सब कदम उठा दे रही है
और जबकि यहाँ इसमें जो एक सिस्टम चलता है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, इसके लिए ये ज़रूरी है। ये खुद अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड मैटर होता है, ऐसा इनका कहना है। द नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम वाज फर्स्ट piloted with a requirement to capture the attendance at वर्क साइट। सबसे पहले आपको वर्क साइट पर अटेंडेंस लेना है, कैप्चर लेना है, विथ मोर देन 20 वर्कर्स थ्रू द मोबाइल सिस्टम, ठीक है, इसमें 20 से ज़्यादा वर्कर होना चाहिए, मोबाइल सिस्टम के माध्यम से काम होगा। इट हैज़ नाउ बीन मैंडेटरी विदाउट इंश्योरिंग दैट द सिस्टम इज़ वर्किंग विदाउट एनी ग्लिचेस। अब कहीं कहीं तो ऐसी समस्या आ गई है कि हमने अटेंडेंस को अपलोड कर दिए, इसके बाद में भी सैलरी नहीं आ रही है या फिर पैसा नहीं आ पा रहा है, ऐसा यहाँ कहना। और कुछ ऑफिशियल लोगों का कहना है, ठीक है, हेयर कंप्लेंट्स हैव बीन सेंट फ्रॉम स्टेट मिशन टू हायर अप्स ड्यूरिंग द पायलटिंग स्टेज बट दीज हैव नॉट बीन एड्रेस। हमने समस्याएँ के भेजे लेकिन अभी तक हमारी समस्याएँ ख़त्म ही नहीं हो पाई हैं।